नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लखनऊ जैसे शहर में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होने लगे थे। लोग कहने लगे कि जहां की पुलिस ही सुरक्षित नहीं है वहां के लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। आज की कहानी एक ऐसे ही लेडी पुलिस की है जिसके फैसलों ने को अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट रुचि सिंह केस। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यहीं पर पुलिस हेडक्वार्टर है जहां पर एक लेडी पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी करती थी। कहानी 12 फरवरी 2022 की है। वैसे रुचि सिंह की पोस्टिंग बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में थी और ये यहीं पर ड्यूटी करती थी, लेकिन अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा था, इसलिए इनकी ड्यूटी पुलिस हेडक्वार्टर में लगी थी। ऐसा होता है जब कभी ज़रूरत पड़े या इलेक्शन के टाइम पर आसपास के जिलों से स्टाफ बुलाया जाता है और इनकी ड्यूटी पुलिस हेडक्वार्टर में लगाई जाती है। इसी तरह 28 साल की रुचि सिंह की ड्यूटी हेडक्वार्टर में लगी थी। इनका मूल निवास बिजनौर का था। परिवार के लोग जैसे माता पिता, भैया भाभी सभी बिजनौर में रहते थे, लेकिन ड्यूटी की वजह से रुचि को लखनऊ में ही रहना पड़ता था। इन्होंने अर्जुन नगर में किराए का कमरा भी ले रखा था। 12 फरवरी 2022 की रात रुचि की भाभी रुचि को फ़ोन करती है। अभी 9 बजे के आसपास का समय था। रुचि ने फ़ोन उठाया और बोला कि अभी अभी उसकी ड्यूटी ख़त्म हुई है, एक कैब लेकर घर जा रही है, थोड़ी देर में पहुंचकर फ़ोन कर देगी। भाभी ने बोला ठीक है। फिर फ़ोन कट गया। अब भाभी फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। करीब 1 घंटा बीत गया, लेकिन अभी तक रुचि ने फ़ोन नहीं किया। भाभी को लगा कि रुचि भूल गई होगी, फिर ये वापस से फ़ोन करती हैं। रुचि का फ़ोन स्विच ऑफ था। भाभी ने सोचा कि वो अपना खाना वगैरह बना रही होगी या थक कर सो गई होगी, फ़ोन चार्ज नहीं होगा। इसके बाद ये फ़ोन नहीं करती हैं। अब 13 फरवरी का दिन शुरू हो गया। आज संडे था। रुचि की आज ड्यूटी नहीं थी, ऐसा भाभी को लगता था, और भाभी रुचि को 8 बजे फ़ोन करती हैं, फिर भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। भाभी ने सोचा चूँकि छुट्टी है तो वह सो रही होगी। इसके बाद यह 10 से 10:30 के बीच फ़ोन करती है। अभी भी फ़ोन स्विच ऑफ था। भाभी को कुछ काम था, इसलिए वो कल रात से फ़ोन कर रही थी। भाभी को थोड़ी फिक्र हुई। भाभी के पास रुचि के एक कलीग का भी नंबर था। ये भी पुलिस कांस्टेबल थी और रुचि के साथ ड्यूटी करती थी। भाभी ने कलीग को फ़ोन किया और रुचि के बारे में पूछा। कलीग ने बताया मेरी और उसकी ड्यूटी इलेक्शन की वजह से हेडक्वार्टर पर लगी हुई है। आज संडे है, फिर भी हमारी ड्यूटी है, फिर भी वो अभी तक नहीं आई। पहले उसने ऐसा किया भी नहीं है। छुट्टी लेनी होती तो वह एप्लीकेशन देती या इमरजेंसी में फ़ोन कर देती, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो या फिर उसका फ़ोन ख़राब हो गया हो। भाभी उसके बारे में पता लगाने को कहती हैं। कलीग ने बोला ठीक है, मैं देखती हूँ। इसके बाद फ़ोन कट गया। कलीग अपनी ड्यूटी में बिजी थी। ड्यूटी के बीच में वो रुचि को देखने के लिए नहीं जा सकती थी, लेकिन इन्होंने ब्रेक में रुचि को 2 बार फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। शाम को कलीग की जब ड्यूटी से छुट्टी होती है तो वह रुचि के घर पर जाती है। ये रुचि के घर आती जाती रहती थी, तो इनकी मकान मालिक से जान पहचान हो गई थी। 13 फरवरी की रात जब यह रुचि को देखने उसके घर आई तो उसके घर में ताला लगा हुआ था। ये मकान मालिक से पूछती है रुचि कहाँ पर है। वो तो कल सुबह से ड्यूटी पर गई थी, उसके बाद से घर नहीं आई। शायद वह घर चली गई हो, क्योंकि उसकी जब 1 या 2 दिन की छुट्टी होती है तो वो घर चली जाती है। वो बता कर तो जाती है, पर इस बार नहीं बताया। हो सकता है ड्यूटी के बाद ही वो अपने घर के लिए रवाना हो गई हो, यहाँ आई ही ना हो, इसलिए बता ना पाई। मकान मालिक से बात करने के बाद कलीग ने रुचि की भाभी को फ़ोन किया। पूछा रुचि वहाँ तो नहीं आई। भाभी ने बोला अगर उसको आना होता तो उसने पहले ही बता दिया होता। 2-3 घंटों का रास्ता है, अगर उसको आना होता तो वो अब तक आ भी गई होती। मामला अब गंभीर होने लगा। भाभी की चिंता बढ़ने लगी। कलीग भी थोड़े परेशान होती है। भाभी ने घर वालों को रुचि के बारे में बता दिया। अगले दिन 14 फरवरी को रुचि का परिवार लखनऊ आ जाता है बेटी को ढूंढने के लिए। जहाँ वह रहती थी वहाँ के मकान मालिक से बात की जाती है। जो कलीग थी उसके पास जाया जाता है। इधर उधर पता करने तक शाम हो गई। व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर भी पोस्ट कर दी गई और लिखा कि ये पुलिस कांस्टेबल है
और ये लापता है, और नीचे उसके परिजनों का नंबर भी दे दिया। इसको पता चले वो इन्फॉर्म करे। अब एक लेडी पुलिस कांस्टेबल गायब हुई थी, जिस वजह से पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी। अगले दिन तक यह पोस्ट हाई ऑफिसर तक पहुंच गई। वो बहुत नाराज होते हैं। एक पुलिस वाली गायब हुई है और दूसरी उसके बारे में सोशल मीडिया पर बता रही है। ऐसा करने से पहले उसे मिसिंग कंप्लेंट लिखानी चाहिए थी। लेडी पुलिस कांस्टेबल के इस एक्शन से पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे थे। डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही थी। रुचि के घर वाले भी एक थाने से दूसरे थाने अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। इलेक्शन की वजह से सभी लोग बिजी थे। कोई भी मिसिंग केस पर ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहा था। 2 दिन और बीत गए। 17 फरवरी आ गई। इसी दिन एक आदमी कहीं से गुजर रहे थे। इन्होंने 112 इमरजेंसी नंबर पर फोन किया। ये कॉल सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में लगता है। आदमी ने बताया कि जो पीजीआई इलाका है, यहीं कल्ली माटी मोहल्ले में एक नाला है। नाला के अंदर एक शव तैर रहा है। ये सुनते ही वायरलेस पर अनाउंस किया जाता है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन से एक टीम स्पॉट पर पहुंचती है। वो शव किसी लड़की का लग रहा था। चेहरा पहचानने लायक था। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक तरफ रुचि के घर वाले दर दर भटक रहे थे, बेटी को ढूंढ रहे थे। इधर एक लड़की का शव मिल गया। इसके बाद 2 दिन और बीत गए। किसी भी पुलिस वाले ने इन दोनों कड़ियों को जोड़ने की कोशिश नहीं की, ना ही कुछ खास एक्शन लिया गया। एक लावारिस लाश के तौर पर शव का पोस्टमार्टम किया गया। 17 फरवरी को एक बॉडी मिली थी और 19 फरवरी को रुचि के घरवाले एक पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि इनकी बेटी कहीं से गायब है। 12 फरवरी की रात उससे आखिरी बार बात हुई थी। उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है। वो कहीं गायब है, कहीं मिल नहीं रही। इसी पुलिस स्टेशन पर एक कांस्टेबल थे। ये बिजनौर के ही रहने वाले थे, यानी रुचि के इलाके के थे। घरवाले भी इन्हें अच्छे से जानते थे। घरवाले इनसे बात करते हैं। अचानक इनको याद आया कि परसों यानी 17 को एक वायरलेस पर अनाउंसमेंट हुआ था, कहीं लड़की का लावारिस शव मिला था। कांस्टेबल घर वालों को इस बारे में बताते हैं। इन्होंने कहा, आप लोग एक बार मुर्दा घर में जाकर देख लीजिए। घर वाले गायब हुई बेटी को ढूंढ रहे थे और कोई बोले कि मुर्दा घर में मुर्दे की तलाश कीजिए। ये सुनकर घर वालों की हालत खराब हो गई। ये बोले, हमारी बेटी तो गायब है, तो फिर हम लाश क्यों देखें। कांस्टेबल इनको लेकर मुर्दा घर पहुंचते हैं। जो 2 दिन पहले शव आया था उसको सामने लाया जाता है। लावारिस के तौर पर इसका पोस्टमार्टम हो चुका था। माता पिता और भैया भाभी शव को देखते हैं और शव को देखते ही घर वालों का रोना पीटना शुरू हो जाता है। ये पहचान गए कि ये शव इनकी बेटी रुचि का है। ये मुर्दा घर ऐसा था कि रोज 5 से 6 लाश आती थी। यही कुछ मीडिया के लोग भी खड़े रहते थे न्यूज के लिए। रुचि के पोस्टमार्टम में पता चला कि गले पर गहरे निशान थे, जैसे कि गला घोटा गया हो। ये साफ साफ कत्ल का मामला लग रहा था। यहीं पर मीडिया के लोग थे ही। परिजनों से बात करने पर पता चला कि शव एक पुलिस कांस्टेबल का है। मीडिया वालों को वो पोस्ट याद आती है जो उस दिन वायरल हुई थी, लेकिन अब उसका कत्ल हो चुका है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। ये खबर तेजी से फैलने लगती है। 12 फरवरी को कांस्टेबल गायब हुई थी। 17 को इनका शव मिला। 19 तारीख को जाकर शव की पहचान होती है, लेकिन इनके परिजन 14 तारीख से ही इधर उधर भटक रहे हैं। लेडी कांस्टेबल का कत्ल हुआ है। ऐसी खबर जब मीडिया में चली तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होने लगे। लोग कहने लगे कि जब पुलिस वाले अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम जनता की क्या करेंगे। अब ये केस हाईलाइट होता है। बड़े ऑफिसर्स की नज़र इस पर पड़ती है। इन्होंने पहले सुशांत गोल्फ सिटी में रुचि का केस दर्ज करवाया। अब पुलिस एक्शन मोड पर आती है। रुचि के शव के पास से इसका मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ था। इसकी लोकल हिस्ट्री और कॉल डिटेल्स निकलवाए जाते हैं। रुचि के फ़ोन में एक ऐसा नंबर मिलता है जिसने फ़ोन स्विच ऑफ होने से पहले लंबे लंबे समय तक बातें की थी। ज़्यादातर इसी नंबर पर रुचि बात करती थी। पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा और घंटों घंटों इसी नंबर पर बात हुई थी। कभी रुचि कॉल करती तो कभी उस तरफ से कॉल आता। अभी 19 फरवरी की तारीख चल रही थी। रात में 9 बजे तक पुलिस कमिश्नर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसमें इन्वेस्टिगेशन टीम, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स और सर्विलांस करने वाली टीम को बुलाया गया। कमिश्नर साहब ने कहा कि केस में बहुत लापरवाही की गई है। किसी ने केस पर ध्यान क्यों नहीं दिया।
कंप्लेन पहले क्यों नहीं लिखाई गई? एक लेडी कांस्टेबल मिसिंग, इस पर किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जो बेसिक काम करना चाहिए था वो भी नहीं किया। इसके बाद कमिश्नर साहब आगे की अपडेट पूछते हैं। सर्विलांस टीम को लीड करने वाले ऑफिसर ने बताया कि एक शख्स के बारे में पता चला है। ये प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले रानीगंज तहसील का तहसीलदार है, पद्मेश श्रीवास्तव। इसकी रुचि सिंह से काफ़ी बातचीत होती थी। कोई भी जान पहचान के लोग इतनी बातें नहीं करते जितना ये लोग कर रहे थे। शायद पद्मेश की रुचि के बारे में पता हो, यही एक लीड मिला है, इससे पूछताछ करनी चाहिए। कमिश्नर साहब केस को लेकर काफ़ी सीरियस थे। इन्होंने आदेश दिया कि आज रात को ही पद्मेश को अरेस्ट करने के लिए निकलना होगा। मीडिया को अब तक इस आदमी के बारे में पता चल गया होगा, वो इसके बारे में कल जरूर छापेंगे। अगर उसका नाम सामने आया तो हो सकता है कि वो कहीं भाग जाए, फिर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कल सुबह का अखबार लोगों तक पहुंचने से पहले पद्मेश यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद ऑफिसर्स करीब 12 बजे लखनऊ से प्रतापगढ़ के लिए रवाना होते हैं। सुबह 4 बजे तक ये लोग प्रतापगढ़ पहुंच भी गए। सबसे पहले ये एसपी ऑफिस जाते हैं। यहाँ पर एसपी साहब और एक इंस्पेक्टर से मुलाकात होती है। इनको सारा कुछ बताया जाता है। पद्मेश के बारे में जो कुछ भी पता था लखनऊ के ऑफिसर्स इंस्पेक्टर को बताते हैं। इंस्पेक्टर ने कुछ लोगों को फ़ोन घुमाया। जानकारी मिली कि पद्मेश श्रीवास्तव नाम का तहसीलदार रानीगंज के एक ट्रांजिट हॉस्टल में रहता है। ये पता चलने के बाद लखनऊ से आई पुलिस की टीम और प्रतापगढ़ की पुलिस टीम पद्मेश को लेने ट्रांजिट हॉस्टल में पहुंचती है। अभी सुबह के 5 बज रहे थे। पुलिस ने पद्मेश के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। पद्मेश नींद में था, इसलिए दरवाजा खोला। इसको हिरासत में ले लिया गया और सीधे लखनऊ लाया गया। 9 बजे तक पुलिस की टीम लखनऊ पहुंच गई। अब पद्मेश से पूछताछ शुरू होती है। उसने स्वीकार कर लिया कि वो रुचि को जानता है। जब पुलिस कॉल्स के बारे में उससे पूछती तो वो बोलता काम के सिलसिले में उससे मुलाकात हुई थी, काम से रिलेटेड ही उससे बातचीत होती थी। ऐसे ही ये बातों को घुमा घुमा कर बता रहा था, ठीक से कुछ नहीं बता रहा था। सर्विलांस टीम ने इस समय तक कॉल्स डिटेल की सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। कब कब कितने बजे कितनी बात हुई थी, कब किसने कॉल किया था, कॉल करने के दौरान कौन कहाँ था। जब पद्मेश संतुष्टि भरे जवाब नहीं दे रहा था तब इंटेरोगेट करने वालों ने इसको सब कुछ बताया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पद्मेश ने स्वीकार कर लिया कि रुचि का कत्ल इसने ही किया है। इससे और रुचि के घर वालों से जो भी पूछताछ की गई थी वो कुछ इस प्रकार से है। रुचि सिंह बिजनौर के नजीबाबाद की रहने वाली थी। 2019 में इसकी मुलाकात ड्यूटी के दौरान एक कांस्टेबल से होती है। उसका नाम नीरज गुप्ता था। दोनों कलीग थे, साथ में नौकरी करते थे। दोनों में दोस्ती होती है। धीरे धीरे ये एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों ने अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बताया। ये लोग जात पात पर उतना ध्यान नहीं देते थे। दोनों के घर वाले शादी के लिए मान गए। 2019 में ही इनकी शादी करा दी गई। शादी के बाद कुछ दिन इन्होंने साथ में बिताया, फिर दोनों का अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र हो गया। ये एक दूसरे से दूर हो गए। केवल छुट्टी में ये साथ साथ रह पाते थे। रुचि का बीकानेर में ट्रांसफ़र हो जाता है और नीरज का प्रयागराज में। दोनों की मजबूरी थी, ड्यूटी की वजह से इन्हें अलग अलग रहना पड़ता था। रुचि फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव थी। 2019 में ही फेसबुक में रुचि की मुलाकात पद्मेश श्रीवास्तव से होती है। ये रुचि की पोस्ट पर अच्छे कमेंट करता था। खुश होकर रुचि इससे चैटिंग में बात करने लगी। दोस्ती गहरी हुई तो नंबर एक्सचेंज किया गया और कॉल पे बातें शुरू हो गईं। पद्मेश भी अच्छा काम करता था, तहसीलदार था। रुचि की जब छुट्टी होती तो ये अपने घर पर नहीं जाती, पद्मेश से मिलने ट्रांजिट हॉस्टल छुप कर जाती थी। एक दिन नीरज को शक हुआ कि रुचि का इस आदमी के साथ कुछ तो चल रहा, क्योंकि वो रुचि की फोटोज पर कमेंट करता था और रुचि भी रिएक्ट करती थी, उसकी पोस्ट पर भी कमेंट करती थी। दोस्तों के जरिए नीरज को यह बात पता चली। इन्होंने पद्मेश और रुचि पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट किया। इनको लग गया कि दोनों में अफेयर चल रहा है। इन्होंने इसके बारे में रुचि से बात की। इसके बाद दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। रुचि ने पद्मेश को बताया कि मेरे पति को तुम्हारे और हमारे अफेयर के बारे में पता चल चुका है। पद्मेश उससे कहता है कि तुम उसे डाइवोर्स दे दो, बोलो कि डाइवोर्स के पेपर तैयार कराओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर डाउरी केस और डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाकर जेल भिजवा दो, नौकरी भी चली जाएगी।
तुम महिला हो तो लोग आसानी से भरोसा कर लेंगे। नीरज भी जानता था कि ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। पत्नी के पति के ऊपर झूठा केस लगवाकर नौकरी से निकलवाया है। नीरज को लगा कि डाइवोर्स लेना ही ठीक रहेगा। कौन ऐसी औरत के साथ रहना चाहेगा जिसका शादी के बाद भी किसी से अफेयर हो। नीरज ने वकील से बात करके डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाए। पूरे प्रोसीजर के साथ डाइवोर्स दे दिया। डाइवोर्स के बाद रुचि आज़ाद हो चुकी थी। अब इसे पद्मेश से छुप छुप कर मिलना नहीं पड़ेगा। अब ये जब चाहे पद्मेश से मिलने जा सकेगी। इसे जब छुट्टी मिलती तो यह पद्मेश के हॉस्टल पहुंच जाती। दोनों अब लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। पद्मेश का हॉस्टल ऐसा था जहां सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही रहते थे। इनमें वो लोग थे जिनका ट्रांसफ़र हुआ हो और घर मिलने में देरी हो रही हो। यही लोग ट्रांजिट हॉस्टल के फ्लैट में रहते थे। यहाँ पद्मेश के जूनियर और सीनियर कर्मचारी भी थे। रुचि पद्मेश से खुलकर मिलने लगी। हॉस्टल में कई लोगों ने इसे देख लिया। एक दिन किसी ने पद्मेश के घर पर फ़ोन कर दिया। पद्मेश की पहले से ही शादी हो चुकी थी। इसके 2 बच्चे भी थे। किसी ने पद्मेश की पत्नी को फ़ोन किया और सब कुछ डिटेल में बता दिया। पद्मेश की पत्नी का नाम था प्रगति। प्रगति सच्चाई जानने के बाद अपने पति को फ़ोन करती है। इससे उस औरत के बारे में पूछती है। पद्मेश घबरा जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है। जब फ़ोन कटा तो पद्मेश ने रुचि को फ़ोन किया और बताया कि मेरी बीवी को तुम्हारे और हमारे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। रुचि हैरान हो गई। इसको नहीं पता था कि पद्मेश शादीशुदा है। इसकी वजह से ही रुचि ने अपने पति को डाइवोर्स दिया था। पद्मेश कहता है कि अभी मेरी बीवी तुम्हें फ़ोन करेगी। ये पूछती है कि नंबर किसने दिया। ये कहता है मैंने दिया, देना पड़ गया, मजबूरी थी। अगर वो कुछ बोले या खरी खोटी सुनाए तो तुम सुन लेना, उल्टा जवाब मत देना। इसके बाद फ़ोन कट गया। फ़ोन कटते ही प्रगति का फ़ोन रुचि को आता है। एक गर्लफ्रेंड और एक पत्नी के बीच क्या क्या बातें हुई होंगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रगति रुचि को बहुत कुछ सुनाती है। रुचि ने कहा तुम अपने पति से बात करो, उससे पूछो कि किसकी गलती है, शुरू किसने किया था, कौन पहले बात करने के लिए आया था। ये सब बातें तो हो गईं। अगले ही पल प्रगति अपने ससुराल से निकलती है और सीधे ट्रांजिट हॉस्टल पद्मेश के पास चली जाती है। धीरे धीरे पद्मेश रुचि से बात करना कम करने लगता है। जब भी बात करता तो अपने ऑफिस से बात करता, क्योंकि घर में प्रगति फ़ोन लिए हुए रहती थी। रुचि पद्मेश से बोलने लगी कि मैंने तुम्हारी वजह से अपने पति को डाइवोर्स दे दिया। तुम भी अपनी पत्नी को डाइवोर्स दो, मुझसे शादी करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। पद्मेश जानता था कि रुचि कैसी है। वो मेरे ऊपर केस भी कर सकती है। ये अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं देना चाहता था। अगर रुचि यहाँ पर आई तो इसकी बहुत बदनामी होगी। सब रोज रोज एक ही चीज को लेकर इरिटेट होने लगा। अब तक 2022 का साल आ चुका था। पद्मेश ने सोच लिया कि इसको क्या करना है। जब रुचि ने इसको फ़ोन किया तो ये बोला कि 12 फरवरी को ये तुमसे मिलने लखनऊ आएगा, फिर शादी की डेट फिक्स करेंगे। रुचि ने कहा ठीक है, जब पहुंचना तो फ़ोन कर देना, उस जगह पर आ जाऊंगी। अब 12 फरवरी की तारीख आती है। पद्मेश की ड्यूटी खत्म होने के बाद ये एक गाड़ी से लखनऊ की ओर निकलता है। साथ ही में इसके साथ नामवर सिंह नाम का आदमी भी था। दोनों शाम के 6 बजे निकलते हैं और 9 बजे तक लखनऊ पहुंच जाते हैं। रुचि को फ़ोन किया गया, बोला कि वो कैब में है, जगह बताओ, आ रही हूँ। पद्मेश कहता है कि पीजीआई के मेन गेट के पास आ जाओ, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। रुचि जगह पर आकर दोबारा फ़ोन करती है। पद्मेश कहता है पीजीआई के मेन गेट से थोड़ा दूर आओ, वहीं पर एक गाड़ी खड़ी होगी। यहाँ पर ये लोग थे। वह जगह सुनसान थी, वहाँ अंधेरा भी था। वाला रुचि को गाड़ी के पास छोड़कर चला जाता है। पद्मेश उतरता है, साइड में आकर रुचि को गाड़ी में बैठाता है। फिर ये खुद गाड़ी में बैठ गया। दोनों के बैठते ही नामवर गाड़ी से उतर जाता है। पद्मेश रुचि से भी मीठी मीठी बातें करने लगा। डाइवोर्स में थोड़ा टाइम लगेगा, मई जून तक काम हो जाएगा, फिर उसके बाद हम शादी कर लेंगे। थोड़ी देर बातचीत होती है। कुछ मिनट के बाद नामवर चाय लेकर आता है कि सर देर हो गई, चाय पी लीजिए। सबसे पहले इसने रुचि को चाय दी, फिर पद्मेश को। चाय पीकर रुचि बेहोश होने लगी। नामवर ने चाय में नींद की गोलियां मिला दी थी। सब कुछ प्लान के तहत हो रहा था। इसके बाद नामवर गाड़ी की सीट पर बैठता है और गाड़ी चल पड़ती है। रास्ते में ही पद्मेश रुचि का गला दबाने लगा। रुचि पहले ही बेहोश थी और अब खत्म हो गई। नामवर सिंह आसपास का एरिया जानता था। ये सुनसान जगह पर गाड़ी को लेकर गया। एक नाले के पास गाड़ी को रोककर रुचि को नाले में फेंक दिया।
इसके बाद ये लोग प्रतापगढ़ आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चला कि पद्मेश जब शाम को घर से निकल रहा था तो पत्नी ने इससे पूछा कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, आज तो कोई मीटिंग भी नहीं है। पद्मेश कहता है तुम्हारी परेशानी दूर करने जा रहा हूँ और तुम्हारा काम करके ही आऊँगा। पत्नी कहती है ठीक है तुम जाओ। फिर काम खत्म होने के बाद पद्मेश और नामवर रात 2 बजे प्रतापगढ़ वापस आते हैं। इस समय प्रगति अपने पति का इंतजार कर रही थी। पद्मेश ने कहा काम पूरा हो गया है। ये सब खुलासा होने के बाद प्रगति को भी अरेस्ट कर लिया गया। कहीं न कहीं ये भी कत्ल में शामिल थी। ये जो नामवर सिंह था वो लखनऊ का रहने वाला था, लेकिन इसका घर प्रतापगढ़ में था। किसी जमीन के सिलसिले में इसका मुकदमा चल रहा था। इसी सिलसिले में ये पद्मेश से मिला था। पद्मेश ने कहा तुम्हारा मुकदमा खत्म हो जाएगा अगर तुम मेरा काम करो तो, इसलिए नामवर साजिश में शामिल हो गया। पुलिस इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। सारे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में दाखिल की गई और कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। अभी भी ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।